Hello and welcome back to Smart Prep. I hope you all are doing well. Okay, so we have discussed previously interaction between Earth, man and the environment. Let's proceed further. आगे चलते हैं. तो नेक्स्ट है बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो इसको हम देखते हैं. तो इसमें क्या क्या है, बायोजियोग्राफिक रेल्स है, फ्लोरल एंड फॉनल रीजन्स है. तो ये सब चीज़ों के बारे में देखते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं. हाँ, एक इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे मैं MCQs अपलोड कर रहा हूँ स्मार्ट प्रेप नेट पे. लाइक क्विज के फॉर्मेट में यू कैन गो डायरेक्टली और वहाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं. और शॉर्ट एकदम वेरी 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 शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा कि ऑप्शन अगर सही है तो क्यों है. डेली 5-6 ठीक है, ताकि और वो कोशिश करूँगा कि जो टॉपिक जो वीडियो हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो. बट लेट्स सी कि कैसे चीज़ों को किया जा सकता है और स्ट्रीमलाइंड. ठीक है, ठीक है. तो ये सब चीज़ें हम, ठीक है, ये कुछ कुछ मैं देखता हूँ MCQ यहाँ यूट्यूब कम्युनिटी में भी देखता हूँ, डाल देता हूँ. लेट्स सी कि क्या क्या किया जा सकता है. और साउंड की क्वालिटी से आई थिंक आई विल से कि हाँ ठीक है, वो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है. बट फॉर द टाइम बिंग अभी इसी से थोड़ा मैनेज करना होगा अभी. लाइक कि चीज़ें थोड़ी बदलने में समय लगेंगी. ठीक है, तो आई थिंक पहले से काफ़ी इम्प्रूव कोशिश किया है मैंने और आई थिंक हुआ भी है. तो आई विल एडवाइस कि यूज़ हेडफोन. ठीक है, उसमें सही से आएगा. सेकेंड चीज़ कि मुझे एक चीज़ समझ में आया है कि माई पेस इज़ टू फास्ट. ओके, तो उसको स्लो डाउन करूँगा तो चीज़ें अपने आप और अच्छे से अपने आप खुद समझ में आ जाएंगे. ठीक है, तो आप फीडबैक देते रहिए, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते रहेंगे. ठीक है, क्योंकि ना टेक्नोलॉजी, ये दिक्कत क्या है ना कि सामने सामने नहीं है ना. तो टेक्नोलॉजी में बहुत सारी समस्या है. कई बार सही से साउंड नहीं आता है, कई बार वो कैप्चर नहीं कर रहा है. ठीक है, लोअर साउंड आ रहा है रिकॉर्डिंग में, तो वो सब चीज़ें अब देखता हूँ, उस पर काम कर रहा है. ठीक है, तो चलते हैं. पहले क्या है कि इंट्रोडक्शन टू बायो जियोग्राफी. ठीक है, कि बायोजियोग्राफी होता क्या है पहले ये जानते हैं. उसके बाद हम पहुँचेंगे बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस पे. तो बायोजियोग्राफी स्टडीज करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ अक्रॉस स्पेस एंड टाइम. कि स्पेस और टाइम में कैसे लाइफ डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है. Seeking to understand why certain species occur in specific places, how these patterns are developed. कि अगर कोई स्पीसीज है तो कोई खास जगह पे ही क्यों है. ठीक है, अगर लेमुर है तो लेमुर मेडागास्कर में क्यों ही. ठीक है, और ये सब पैटर्न कैसे डेवलप हुआ है. ठीक है, तो एक फ्रेमवर्क है, कॉन्सेप्ट एक, द कॉन्सेप्ट of biogeographic provinces provide a framework for organizing Earth's biological diversity into meaningful geographical units based on evolutionary history, ecological relationships, and environmental factors. तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान में रखते हुए उसको हम एक जियोग्राफिकल यूनिट बनाया है कि हाँ वहाँ की स्पीसीज ऐसी है, उसके पीछे ये रीजन है, वट एवर. ठीक है, ये सब चीज़ हम देखेंगे. तो ये भी बहुत ही एक आसान सा सस्ता सा टॉपिक है. बट इसको सही से पढ़ना बहुत ज़रूरी है सो दैट कि इसमें मिस्टेक्स ना करें. ठीक है, नहीं तो ये सब क्वेश्चन जब गलत होता है तो लगता है कि ये क्यों ही गलत हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए. ठीक है, प्लस ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ज़रूरी है और ये टॉपिक्स आपको और भी जगह हेल्प करेंगे. ठीक है, तो चलते हैं. तो पहले चलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ बायोजियोग्राफी की क्या क्या है. तो उसमें पहले कहा था आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी. ठीक है, ये थ्योरी दिया था मैक आर्थर और विल्सन ने. ये फाउंडेशनल थ्योरी है. ठीक है, थ्योरी है कि एक्सप्लेन जो करता है स्पीसीज रिचनेस ऑन आइलैंड एज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन इमिग्रेशन एंड एक्सटेंशन रेट. इस मतलब ये थ्योरी सिंपल से कहना था कि एक अगर ये आइलैंड है, सपोज आइलैंड बहुत बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है. तो इसमें कह रहा है कि जो इसकी स्पीसीज रिचनेस, यहाँ पे कितने अलग अलग तरह के स्पीसीज हैं, वो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, मतलब वो बदलता हुआ इक्विलिब्रियम है. इसके बीच में इमिग्रेशन, कितने स्पीसीज दूसरे जगह से आते हैं, मतलब बगल में और आइलैंड है तो यहाँ से उड़ के आ गए. ठीक है, और कितने स्पीसीज यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. ठीक है, और ये एक्सटेंशन ये सब की चीज़ से या फिर इमिग्रेशन की चीज़ पर इन्फ्लुएंस करता है कि उसका आइलैंड का साइज क्या है, मेन लैंड से डिस्टेंस कितना दूर है. ठीक है, दूसरा है फिर वाइकेरियंस. तो वाइकेरियंस क्या है, ये जोग्राफिकल सेपरेशन है पॉपुलेशन का. ठीक है, टिपिकली बेस्ड ऑन फिजिकल बैरियर, जैसे बीच में ओशन आ गया. ठीक है, तो अब क्या हो गया कि ओशन आ गया, माउंटेन रेंज आ गया. तो सपोज की एक पॉपुलेशन थी, ठीक है, बीच में वोल्केनिक इरप्शन हो गया, कुछ भी
या फिर वो बह के चला गया दूसरे साइड, तो अब वहाँ पे क्या है कि वो न्यू स्पीसीज की डेवलपमेंट वहाँ के हिसाब से वो एडजस्ट करेगा चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, कि फिजिकल बैरियर आ गया तो उसके हिसाब से फिर अलग तरह की स्पीसीज डेवलप करेगी न्यू। फिर है डिस्पर्सल, कि ऑर्गेनिजम्स गए एक जगह से दूसरी जगह पे, ओरिजिन कहीं हुए, फिर नए एरिया में चले गए घूमते फिरते, तो वहाँ पे अलग तरह के स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कोलोनाइजेशन करेंगे, फिर कई बार ओवर द मतलब लाइफ साइकिल, कई सारे लाइफ साइकिल पे मतलब उनके क्या कह सकते हैं, वो इवॉल्व करेंगे अलग तरह से, हो सकता है उनका फूड हैबिट बदल जाए, जो नए जगह गए, पुराने जगह जैसे थे पहले वो वैसे ही खाते, क्योंकि वहाँ पे एबिलिटी के हिसाब से वो सब चीज़ें बदलती है, ठीक है। उसके बाद है फाइलोजियोग्राफी, ठीक है। ये क्या है, हिस्टोरिकल प्रोसेस का स्टडी करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है कंटेम्प्रारी जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये इसका स्टडी है कि आज के समय में कैसे कैसे सब क्या बोलते हैं, आज के समय में जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है स्पीसीज का, तो उसके हिस्टोरिकल प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं। फिर है इकोलॉजिकल नीड्स थ्योरी, तो ये एक्सप्लोर करता है कि सेट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड रिसोर्सेज विद इन विच अ स्पीसीज कैन परसिस्ट, ठीक है। तो इकोलॉजिकल नीड्स थ्योरी तो पता ही है, फंडामेंटल और रियलाइज नीड्स के बीच का जो है। फिर है हिस्टोरिकल बायोजियोग्राफी, तो बायोजियोग्राफी क्या है, तो ये लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट हैव शेप्ड करंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये इस चीज़ को स्टडी करता है कि लंबे समय से जो चला आ रहा है इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ उसके साथ अलॉन्ग विद जियोग्राफिकल प्रोसेसेस कौन कौन सी थी उसमें, तो उसके हिसाब से ये चीज़ें। फिर है इकोलॉजिकल बायोजियोग्राफी, ये एग्जामिन करता है क्या, करंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन, कि अभी 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 मतलब प्रेजेंट में कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स काम कर रहे हैं जिसके कारण कि स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन पे वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं बायोलॉजिकल बायो जियोग्राफी के, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेजर बायोजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स पे, कि मेन मेन कौन कौन क्या क्या बोलते हैं, या हाँ भाई क्या क्या क्लासिफिकेशन होगा, नहीं होगा। तो उसमें है एक वैलेस रेल्म्स, ठीक है। इन्होंने फॉनल रेंज दिया था, फॉनल मतलब कि जीव जंतु न पेड़ पौधे, ठीक है। तो उन्होंने 6 डिवाइड किया था कि पैलियार्टिक है, नियार्कटिक है, एफ्रोट्रॉपिकल है, इंडो मलयन है, ऑस्ट्रेलेशियन है, सॉरी सर, ऑस्ट्रेलेशियन है, नियोट्रॉपिकल है, ठीक है। तो ये सब इनके जो डिवीजन थे उसके बेस्ड किस चीज पे थे, वर्टेब्रेट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद है उडवाडी थे, तो उनका बायोजियोग्राफिकल प्रोविंसेस 1975 में आया, तो और कंप्रेसिव बनाए, उन्हें अर्थ को 8 रेल में बांटा, एल रेल्स में डिवाइड किया, एंड 193 बायोजियोग्राफिकल प्रोविंसेस में, ठीक है। इन्होंने टेरेस्ट्रियल और मैरीन बायोम्स दोनों को कंसिडर किया, ठीक है। इनका मेन एम कंजर्वेशन प्लानिंग था। उसके बाद WWF इको रीजन्स आए, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के इको रीजन्स आए, उन्होंने डिटेल क्लासिफिकेशन किया 867 टेरेस्ट्रियल इको रीजन्स ग्लोबली, ठीक है। उसके बाद दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड 4 मेजर हैबिटेट टाइप्स है, 8 बायोजियोग्राफिकल रेल्म्स है, तो उसमें ये सारे क्लासिफिकेशन मतलब ये ब्रॉडर हो गया, ये काफ़ी नैरोअर है 867, ठीक है। ये कंजर्वेशन प्रायोरिटाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद अब बायो जो जनरली हम देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन किया गया हम हमारे द्वारा कि डिफरेंट वेजिटेशन टाइप्स और क्लाइमेट के आधार पे, तो वहाँ एक मौसम कैसा है, वहाँ का वेजिटेशन क्या है, ठीक है। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, सवाना है, डेजर्ट है, टुंड्रा है, ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो ये हमारा एक चीज़ इसमें पढ़ना है, जैसे कि जो वॉलेस का हमने पढ़ा, तो उन्होंने उसमें ना एक दिया था वॉलेस लाइन, तो वॉलेस लाइन ये, ठीक है, नीले वाला, ठीक है, एग्जाम में आता है ये। तो इसमें अगर पूछे कौन कौन से आइलैंड को करता है, तो बोर्नियो और सिलेक्स के बीच से जाता है। अगर ये पूछे तो पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो सुमात्रा और न्यू गिनिया के बीच से डिवाइड करता है, ठीक है। मलया पेनिनसुला और न्यू गिनिया के बीच में डिवाइड करता है, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बीच में करता है, तो ठीक है, इस तरह से इसको याद रखना है, ठीक है। ये वेबर्स लाइन है, ठीक है, ये पर्पल वाला, तो वेबर्स लाइन ये दूसरा है, ठीक है, इन्होंने वेबर्स ने दिया था, तो ये दूसरा लग गया। फिर है ये ग्रीन वाला हो गया हमारा, तो ये लेडिकस लाइन है, ठीक है, लेडिकस, ये लेडिकस लाइन है, ठीक। और ये जो लाइन है ये हक्सली ने बाद में मॉडिफाई किया था वालेस लाइन को, तो ये उन्होंने और आगे तक एक्सटेंड किया था, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा बस याद रखना है किसके किसके बीच है, ठीक है।
वॉलेस्टाइन मतलब मेन ये ना आइलैंड बायोजियोग्राफी पे आधारित है बात। ये देखिए कि यहाँ तक जो स्पीसीज पाए जाते हैं और इधर के स्पीसीज पाए जाते हैं वो बिल्कुल अलग अलग पाए जाते हैं, क्योंकि ये ओशंस के बड़े सेपरेशन के कारण इधर की स्पीसीज अलग तरह से डेवलप हुई, इधर की स्पीसीज अलग तरह से डेवलप हुई। सही बात भी है, न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, ये सब पेट कंगारू इस तरह के थोड़े अलग से स्पीसीज दिखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये पूरे एशिया में लगभग थोड़ी थोड़ी काफ़ी सिमिलरिटी रहती है स्पीसीज में। ठीक है, तो वो मेनली ये था कि वो हमारा ये जो डिवीजन है, ठीक है, उसके आधार पर उन्होंने बोला कि ये फॉनल बाउंड्रीज है, ठीक है, कि ये इस बाउंड्री के आधार पर, तो ऐसी ऐसी और भी बाउंड्रीज हैं, ठीक है, ऐसे बीच। अब है कि फैक्टर शेपिंग बायोजियोग्राफिक पैटर्न्स, कौन कौन से फैक्टर करते हैं। तो पहला है प्लेट टेक्टोनिक्स और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कि जियोलॉजिकल मूवमेंट होते रहते हैं। हमें पता है कि जो प्लेट्स हैं वो हमेशा, जो अर्थ है, सारे जो हम कॉन्टिनेंट्स है सब प्लेट्स हैं, ओसनिक फ्लोर भी प्लेट्स है, तो हमेशा मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, कई बार बैरियर आते हैं, कई बार बैरियर चले जाते हैं। ठीक है, डिस्पर्सल इवेंट होता है, जैसे कि मार्सिपल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका में। ठीक है, फिर है क्लाइमेट हिस्ट्री, कि ग्लेशियल इंटर ग्लेशियल साइकिल्स, कि आया समर फ्लक्चुएशन, जैसे कि आइस एज आया तो उसी हिसाब से स्पीसीज आए। ठीक है, उनके शिफ्ट आया रेंज में, उनके खाने पीने में। फिर गर्मी आ गया तो उसमें से कुछ एक्सटेंशन हो गए और कुछ की इवॉल्व हो गए। ठीक है, कुछ अडेप्ट कर गए, कुछ इवॉल्व कर गए, तो इस तरह से। फिर है टोपोग्राफी एंड जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो ये कैसे करता है, तो जैसे कि माउंटेन रेंज है, रिवर सिस्टम है, ओशन करेंट्स है, ये बैरियर या फिर कॉरिडोर की तरह करता है काम इस डिस्पर्सिव की। सपोज कि एक स्पीसीज है और बीच में नदी आएगी, कोई यहाँ पे बंदर है, तो उसको नहीं, वो बहुत बड़ी नदी है तो उसको नहीं क्रॉस करेगा, उसके लिए ये होगा कि हाँ चलो यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे एक अलग तरह का बंदर है, तो हो सकता है कि यहाँ का बंदर और यहाँ का बंदर में बहुत अंतर आ जाए। ठीक है, फिर स्लाइटली अंतर है, या फिर एक ऐसा सपोज कि ये माउंटेन है, ठीक है, और इधर समुंदर लगता है, यहाँ पे एक स्पीसीज बंदर का है, ये इतना मस्त समुंदर है, खा पी रहा है, और इधर ऐसा ही बहुत ऊंचा माउंटेन है, तो क्या हो रहा है कि इधर उतनी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ भी बंदर है। ठीक है, बंदर की स्पीसीज सपोज यहाँ भी पहुँच गई, तब इस जो हमारा राइट साइड का बंदर का स्पीसीज जो इधर वाला है, तो वो उसकी फीडिंग हैबिट ये सब चीज़ें अलग तरह से होंगी, क्योंकि यहाँ बारिश कम है, खाने पीने के रिसोर्सेज कम है, और इधर वाले के पास खाने पीने के रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो उसकी इवोल्यूशन अलग तरह से होगी। ठीक है, तो ये भी एक बायोजियोग्राफिक पैटर्न है, ये भी बैरियर की तरह काम किया पहाड़ ने। ठीक है, फिर है सॉइल और इडेपिक फैक्टर, कि सॉइल कैसा है, न्यूट्रिएंट कैसा है, पीएच है, तो ये सब भी क्या करता है, प्रमोट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक प्लांट कम्युनिटीज। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन इन्फ्लुएंस जो आजकल हो रहा है, कि हम जंगल से रास्ता बना दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इधर का जंगल फ्रेगमेंट हो गया, तो ये जो टाइगर था, सपोज टाइगर, उसका पूरा इलाका में घूम रहा था, अब वो सोच रहा है कि कैसे जाए। ठीक है, स्पीसीज इंट्रोडक्शन हम कर देते हैं कि किसी एरिया में इन्वेजिव स्पीसीज ला दिए, हाँ इस एरिया में वो स्पीसीज था, लेकिन इस एरिया में नहीं था, तब उसको हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिए। तो इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ कि यहाँ पे मान के लगे उसका कोई नेचुरल वही नहीं है, प्रेडेटर नहीं है, या फिर वहाँ पे फूड बहुत एबंडेंस में थी, इसकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, तो वहाँ पे ये एक समस्या ही बन गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हुए हैं। ठीक है, कि ऐसे इंट्रोडक्शन बहुत सारे हुए हैं। कई बार जैसे कि खासकर कोलोनाइजेशन के फेज में ना, जब हम ये अमेरिका में कोलोनाइजेशन हुआ, या फिर इंडिया में हुआ, ठीक है, और अफ्रीका में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, तो इस सब चक्करों में ना कई बार हमने गलती से या फिर जानबूझ के कुछ कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें कि उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, उसका वहाँ पे कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं रहा। ठीक है, तो स्पीसी इतनी तेज़ी से ग्रो की कि अब वो आज के समय में वहाँ समस्या हो गई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी हैं। फिर क्लाइमेट चेंज है, जो कि नेचुरल बायोजियोग्राफिक पैटर्न को रैपिडली अल्टर कर रहा है। तो ये सब चीज़ें सारी पॉइंट सेव करते हैं हमारे किसको, बायोजियोग्राफिक पैटर्न को। तो ये सब अगर आ जाए तो ये ऑप्शंस पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये सोच के बिल्कुल ना पड़े कि सिर्फ एमसीक्यू हो जाए, वो हमारे मेन एम है कि एमसीक्यू हो जाए, लेकिन सपोज कि सब्जेक्टिव हो जाए। कई जगह एपी में सब्जेक्टिव टेस्ट आते हैं, तो वहाँ क्या लिखेंगे। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट के एग्जाम होते हैं, वहाँ आते हैं गवर्नमेंटल साइंटिस्ट के, फिर सब्जेक्टिव आते हैं, तो वहाँ कैसे लिखेंगे, या फिर कोई पूछ दिया आपसे क्या बोलते हैं इंटरव्यू में, तो कैसे बताएंगे। ठीक है, या फिर इसमें फर्दर आप इंटरेस्ट जगे रिसर्च का, तो पता होना चाहिए ना डिटेल में चीज़ें। चलते हैं नेक्स्ट। तो 8 हमारा जो मेजर बायोजियोग्राफिक रेंज है, तो पहला उसमें पैलियार्कटिक रेल्म। ठीक है, तो इस क्या है, ये लार्जेस्ट रेल्म है, कवरिंग यूरोप है,
मोस्ट ऑफ द एशिया, जैसे नॉर्थ ऑफ द हिमालय है, नॉर्थ अफ्रीका है, और पार्ट्स ऑफ मिडिल ईस्ट है। यहाँ पे खास बात क्या है, तो ये क्लाइमेट डाइवर्स क्लाइमेट है, आर्कटिक टुंड्रा से वास्ट डेजर्ट तक टेम्परेट फॉरेस्ट भी है, शेयर सम फॉनल सिमिलरिटी विथ नियार्कटिक ड्यू टू पास्ट लैंड ब्रिज। कि पहले वो दोनों आपस में सटे हुए तो मतलब जो प्लेट थी वो आपस में सटी हुई थी, जिस कारण से थोड़े बहुत इधर भी डिस्ट्रीब्यूशन है, बट बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं। ठीक है, अब इसमें फ्लोरा कौन कौन से के रिप्रेजेंटेटिव फ्लोरा है, तो साइबेरियन लार्च है, तो ये है साइबेरियन लार्च। ठीक है, यूरोपियन बीच है, मेडिटेरियन ऑलिव है, डेट पाम है। ठीक है, सबकी फोटो नहीं लगा सकते, तो गूगल कर लेना। वैसे ये मतलब ऐसी दिया लिस्ट, मतलब कई बार ना सवाल आ सकता है कि ये किस रेल में पड़ता है। ठीक है, तो फिर ऑप्शन में आ जाएगा, फिर सोच में पड़ेंगे कि ये नहीं आएंगे, कौन सा होगा। और एग्जाम में जब भी इस तरह के सवाल आएंगे वो हमेशा फेमस वाले, मतलब जो ज़्यादा एबंडेंस में है तो वैसे ही स्पीसीज का नाम लेंगे, तो मोस्टली इसी में से आएंगे। फाना में साइबेरियन टाइगर है, यूरोपियन ब्राउन बेयर है, ये रेड फॉक्स है, बैक्टीरियन कैमल है जिसके दो हम होते हैं। ठीक है, साइगा एंटेलोप है। फिर नियार्कटिक रेल, तो ये याद रखना है कौन कौन से रेल में 8 ग्राम। यहाँ का डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये नॉर्थ अमेरिका को कवर करता है, ग्रीनलैंड को, आइलैंड ऑफ मैक्सिको को। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनकम्पासेज ए वाइड रेंज ऑफ बायोम्स इंक्लूडिंग टंड्रा, बोरियल फॉरेस्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड, डेजर्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन इट्स सदर्न पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अलग अलग बायोम्स को भी इसमें आया है, क्यों, क्योंकि ये ज्योग्राफी के आधार पर बांटा गया है, एनिमल्स की इवोल्यूशन के आधार पर बांटा गया है, प्लांट्स की इवोल्यूशन के आधार पर बांटा गया है। तो ये उस तरह के है। ठीक है, ये ना कि इस पर बांटा गया है ये ज्योग्राफी, ये इस तरह पर नहीं बांटा गया है कि वहाँ पे कौन से कैसा क्लाइमेट है, नहीं, ज्योग्राफी के आधार पर। ठीक है, तो इसीलिए इसमें बोरियल भी फॉरेस्ट आ जाएगा, टेम्परेट भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ के सिकोया होता है, सिकोया ट्री, ये सिकोया का है। ठीक है, शुगर मैपल होते हैं। ठीक है, ये सॉरी ये शुगर मैपल है। ठीक है, और सिकोया, सिकोया तो अलग तरह से दिखते हैं। फिर सगुआरो कैक्टस है, फिर ग्रास होते हैं, ये ग्रीनली बेयर है, उनका फैमिली है। ठीक है, ये बहुत ही मतलब बहुत ही बड़े बेयर होते हैं, बहुत बड़े बेयर होते हैं, और प्लस अच्छे होते हैं, दूर से देखने में अच्छे लगते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हिंसक भी होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना करें कि उसके पास चले जाए। फिर एफ्रोट्रॉपिकल रेल्म, तो एफ्रोट्रॉपिकल रेल्म कौन इसमें क्या कहा जाएगा, तो एफ्रो मतलब समझ में आ रहा अफ्रीका, तो साउथ ऑफ सहारा डेजर्ट के। ठीक है, फिर उसमें मेडागास्कर आता है और उसके आसपास के आइलैंड्स है। इनका खास बात क्या है कि एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे तरह के पौधे और जानवर मिलते हैं जो कि लगते ही नहीं कि इस दुनिया के हैं, लगते हैं क्या ही इस दुनिया के, बट वो क्यों है, क्योंकि वो अलग तरह से ज्योग्राफी रही वहाँ पे, क्योंकि वो सेपरेट हो गए जिस रीजन से, उसके कारण वो अलग तरह से इवॉल्व किए। ठीक है, उसमें क्या क्या है, तो उसमें सवानाज है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है, डेजर्ट भी है, और मेडागास्कर तो अपने आप में यूनिक सब रेल्म है विद हाई एंडेमिज्म, कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ जो मेडागास्कर आइलैंड में पाई जाती है। ठीक है, तो वो और कहीं पाई भी नहीं जाती है। ठीक है, जो हमारा ये अफ्रीका है, सॉरी जैसे बनना चाहिए बट ठीक, यहाँ पे मेडागास्कर आइलैंड है, यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज। ठीक है, कि हमारा इक्वेटर हो गया, बहुत सी स्पीसीज ऐसी पाई जाती हैं जो कि और कहीं पाई भी नहीं जाती। ठीक है, जैसे कि बाबो, ठीक है, बाओबाब ट्री है, बाओबाब ट्री ये है। ठीक है, थोड़ा अजीब सा है। एक आसिया है, फिर ये लेमर्स है। ठीक, तो जिराफ है, गोरिल्ला है, ये सारे जो हमारा क्या बोलते हैं, जितने भी हमारा पार्क एनिमल्स हैं सब कुछ इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा इंडो मलयन रेल्म, तो ये क्या कवर करता है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, साउथ एशिया को, पार्ट ऑफ सदर्न चाइना को। ठीक है, इसमें क्या क्या है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉडली फॉरेस्ट होते हैं, ग्रासलैंड भी कुछ कुछ होते हैं, ड्राई फॉरेस्ट भी होते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच मेगा फौना है और हाई प्लांट डाइवर्सिटी है, जैसे कि टिक हो गया, ये बैनियन ट्री हो गया। ठीक है, रैप्लेसिया हो गया, बैम्बू हो गया। फिर इंडियन एलिफेंट होते हैं, बंगाल टाइगर होते हैं, ये जायंट पैंडा है। ठीक है, इंडियन राइनोसेरस है, किंग कोबरा है, तो ये सब इसके कुछ कुछ स्पीसीज है। फिर ऑस्ट्रेलेशियन रेल, यहाँ का क्या है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू गिनिया और उसके आसपास के आइलैंड को, जैसे तस्मानिया है, वालेसिया है। ठीक है, ये सब, ये हाईली एंडेमिक मार्सुपियल फौना और यूनिक फ्लोरा में पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि लॉन्ग जियोलॉजिकल आइसोलेशन रहा, ये इतने दूर दूर तक है ना। पर एक दो वहाँ पे ना, एक दो डॉक्यूमेंट्री है या फिर कुछ ट्रेवलर्स हैं, उन्होंने बनाई हुई न्यूजीलैंड की खासकर,
नॉट फॉरगेटिंग द नेम, ठीक है, याद आता है नेक्स्ट में बताता हूँ, वो देखिएगा, उसमें आपको दिखेगा कुछ अलग अलग सी पेड़ पौधे हैं। क्यों? क्योंकि जियोग्राफिकल आइसोलेशन इतने लंबे समय से रहा कि वो एक्सचेंज ही नहीं हुआ, जेनेटिक जो पूल है एक्सचेंज नहीं हुआ, तो वो पूरे अलग अलग तरह से इवॉल्व किए, ठीक है। इसीलिए उन वहाँ पे एंडेमिक बहुत ज़्यादा हो गया। एंडेमिक मतलब कि जो वहाँ पे पाया जाता है और मतलब कहीं नहीं पाया जाता है। एंडेमिक मतलब कि उस जियोग्राफिकल स्पेसिफिक जियोग्राफी में, उस जियोग्राफिकल लोकेशन पे ही वो जानवर या क्या होता है पौधा मिलेगा, ठीक है। ये बायोम डेजर्ट टू रेन फॉरेस्ट होता है। यहाँ पे जैसे इक्लोटिपस है, ऑस्ट्रेलिया का पेड़ है, बट अब हम देखते हैं इंडिया में हर जगह फैला हुआ था। इंडिया में वो क्या है, इंडिया में नेटिव नहीं है, वो इन्वेजिव है, ठीक है। एकासिया है, ठीक है, ट्री फर्न्स है, ये ट्री फर्न्स रहता है, ठीक है, बैंक्सिया है, ये कैंगरू है, ठीक है। इसी तरह प्लेटिपस है, ईमू है, कीवी है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट नियो ट्रॉपिकल रेल में। तो ये साउथ अमेरिका को कवर करता है, सेंट्रल अमेरिका को, कैरेबियन आइलैंड्स को, ट्रॉपिकल मैक्सिको को। ये क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी रेल होम है किसको, अमेजन रेन फॉरेस्ट को, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, एंडीज माउंटेन को। यहाँ पे भी एक्सेप्शनली हाई स्पीसीज रिचनेस है और इंडोनेशियन है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से, जैसे ब्राज़ील नट ट्री है, ये ब्राज़ील नट ट्री है, रबर ट्री नहीं, सॉरी, ये नट ट्री तो नहीं है, ये काकाओ है, हाँ ठीक है, काकाओ, ठीक है, ये ट्री है, उसके ये फ्रूट्स हैं, और ऑर्चर्ड स्पीसीज होती हैं। उसके बाद जगुआर है, कैपिबेरा है, ये टाउकन है, बारिश में मस्त आनंद ले रहा है, ठीक है। स्लॉथ है, एनाकोंडा है, तो पॉइजन डार्क है, मंकीज है। तो वहाँ पे देखे ना कुछ कुछ स्पीसीज ऐसे मिलेगी कि जो उसी एरियाज के ही हैं, जैसे टाउकन है, ये सब वहीं पे पाए जाते हैं नियो ट्रॉपिकल रेल में, ठीक है। और उस रेल की, नियो ट्रॉपिकल रेल की एक और खास बात है कि काफ़ी कलरफुल रेल था वो, मतलब जानवर से लेके पेड़ पौधे से लेके सब काफ़ी रंगीन, अलग एकदम, लगेगा कि कहाँ ही आ गए एकदम रंग बिरंगी दुनिया में, ठीक है। उसके बाद है ओशनियन रेल। तो ये है आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक ओशन एक्सक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और न्यू गिनिया विच आर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलेशिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये भी जोग्राफिकल आइसोलेशन के कारण हाई लेवल ऑफ इंडेमिज्म है, ठीक है, एक्सट्रीम आइसोलेशन के कारण है, ठीक है। बायोटा ऑफन डिराइव फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस डिस्पर्सल। यहाँ पे कोकोनट पाम है, ये रहा, हिबिस्कस है, ब्रेड फ्रूट है, सॉरी ये कोकोनट पाम नहीं है, सॉरी सॉरी, ये हवाइयन सिल्वर रूट्स है, सिल्वर वर्ड्स है, सिल्वर वर्ड्स है, कंफ्यूज हो जा रहा हूँ दोनों में, ठीक है। उसके बाद है फोना है, फोना में फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे हवाइयन हनी क्रीपर्स है। उसके बाद फ्रूट बैट है, फिर कोरल स्पीसीज हैं बहुत सारी। ये ओशनियन रेलम का है। फिर है अंटार्कटिक रेलम, तो अंटार्कटिक को एक अलग ही रेलम माना गया, ठीक है। तो उसमें अंटार्कटिक के उसके आसपास के आइलैंड है सदर्न ओशन में। तो उनकी क्या करेक्टरिस्टिक है कि वहाँ बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड और हार्श इन्वायरमेंट है, और वहाँ पे स्पेशलाइज फ्लोरा होती है, जैसे मॉसेज हो गए, लाइकेंस हो गए, और फोना भी स्पेशलाइज, जैसे पेंगुइन्स हैं, सील्स हैं, ठीक है, मराइन बर्ड्स हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से फ्लोरा है, तो अंटार्कटिक हेयर ग्रास है, अंटार्कटिक पॉलवर्ट है, ठीक है, बहुत तरह के मोसेस हैं, लाइकेंस है। उसके बाद क्या है, फोना क्या है, तो एम्पेरर पेंगुइन है, वेडल सील है, ब्लू व्हेल है, ये पेंगुइन रहा उनका फैमिली साथ, ठीक है। ये क्यूट सा, ठीक है, ये पूछ रहा है कि हाँ समझ में आ रहा है, मुझे तो नहीं आ रहा है, वो कह रहा है, ठीक है। तो वेरियस स्पीसीज है, क्रील है, सी बर्ड्स है। तो ये 8 हमारे क्या हो गए, बायोजियोग्राफिक रेलेवेंस। अब क्या है कि एंडेमिक स्पीसीज एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में करते हैं। तो क्या होता है कि बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस vary dramatically in their levels of endemism and overall biodiversity. Endemism refers to species found nowhere else in the world, and it typically reflected long-term isolation that allow unique evolutionary development. ठीक है। उसके बाद क्या है, आइलैंड ऑफन शो हाई एंडेमिज्म ड्यू टू देयर आइसोलेशन फ्रॉम कॉन्टिनेंटल सोर्सेज। जैसे कि मेडागास्कर का एग्जाम्पल दिया, तो हमें 90% स्पीसीज जो है वो एंडेमिक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आइसोलेटेड है, वहाँ पे अपना चल रहा है इवोल्यूशन अलग हिसाब से, मेन आइलैंड से जेनेटिक फूड एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है, तो अपना पड़े हुए हैं, ठीक है। आइलैंड चेंज जैसे गैलापागोस है या हवाईयन आइलैंड है, तो वहाँ भी अलग तरह का दिखता है, ठीक है। और एक वहाँ पे खास चीज़ है कि एडेप्टिव रेडिएशन दिखता है। एडेप्टिव रेडिएशन मतलब सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज डाइवर्स इनटू मल्टीपल एंडेमिक फॉर्म्स, मतलब एक स्पीसीज था एंसेस्ट्रल, मतलब तो 2000 से मतलब 2-4 लाख 10 साल लाख पहले उससे अलग अलग तरह की स्पीसीज बन गई, ठीक है।
और सारे के सारे एंडेमिक हो गए। फिर कॉन्टिनेंटल एरिया भी, वहाँ भी हाई एंडेमिज्म हो सकता है, खासकर उस रीजन में जो कि कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी है या फिर अनयूजुअल क्लाइमेट्स है, तो वहाँ भी आइसोलेटेड हैबिटेट बनते हैं, जैसे मेडिटेरियन क्लाइमेट्स है, ठीक है, फाउंड इन कैलिफोर्निया, वहाँ पर अलग तरह के हैं, यहाँ पे चिले में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, मेडिटेरियन बेसिन इटसेल्फ, ठीक है, अलाउ एक्सेप्शनल एंडेमिज्म डिस्पाइट कवरिंग स्मॉल एरियाज, ठीक है। The concept of biodiversity hotspot identifies regions with both high endemism and severe habitat threat। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में, तो इसके बारे में पढ़ेंगे और आगे डिटेल में पूरा लिस्ट भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो सब पूछने एग्जाम में। तो these 36 regions cover 2.4% of Earth's land surfaces but contains over half of the all plant species and 43% of bird, mammals, reptiles and amphibian species as endemics। चलते नेक्स्ट है हमारा मराइन प्रोविंसेस। तो मराइन जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट तरह का बायोजियोग्राफिक पैटर्न दिखाता है टेरेस्ट्रियल सिस्टम के मुकाबले, क्योंकि ओशंस हमारा 3 डायमेंशनल है, नेचर है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स है, जैसे कि ओशन करेंट्स है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है, डेप्थ ऑफ ओशन है, तो ये अलग तरह का डिस्टिंक्ट प्रोविंस बनाते हैं, ठीक है। मोस्टली ये लेयर वाइज हो गया, नियर टू कॉन्टिनेंट है कि डेप्थ ऑफ द ओशन है, ठीक है। ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स सिस्टम रिप्रेजेंट मराइन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ट्रॉपिकल, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग तरह की जीव जंतु सब कुछ पाए जाते हैं। विद द कोरल ट्रायंगल इन द साउथ ईस्ट एशिया हावर्स एक्सेप्शनल स्पीसीज रिचनेस की, बहुत तरह की स्पीसीज वहाँ पाए जाते हैं। फिर एक कोल्ड वाटर रीजन सपोर्ट डिफरेंट तरह के कम्युनिटीज होते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर और सीजन राइस कवर को एडेप्ट होते हैं। फिर डीप सी इन्वायरमेंट में इस तरह के स्पीसीज मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अलग तरह का डार्कनेस में वो जीव जंतु अपने हाई प्रेशर में और लिमिटेड फूड एबिलिटी में अपने आप को अलग तरह से इवॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। तो ये असल के हैं, ये दिमाग से सोची हुई चीज़ किसी की नहीं है, ये ऐसी किसी रियलिटी के हैं, ये ओरिजिनल। चलते हैं नेक्स्ट। अब पढ़ते हैं फ्लोरिस्टिक रीजन ऑफ वर्ल्ड। तो इसको एडोल्फ, ठीक है, एंगलर थे, एक जर्मन बोटनिस्ट है, उन्होंने पहले लोग थे जिन्होंने आइडेंटिफाई किया वर्ल्ड को फ्लोरल रीजन्स में 1879 में। उन्होंने 4 मेजर रीजन्स में डिवाइड किया, ठीक है, इस बेसिस पे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स के हिसाब से, और उनको मैप पे डिपिक्ट किया। फिर आर गुड थे और ए तख्ती जान थे, ठीक है। तो उन्होंने 1986 में, ये लोग उन्होंने स्कीम किया, नया स्कीम लाया और डिवाइड किया 6 मेजर फ्लोरल रीजन में, ठीक है। तो 6 मेजर फ्लोरिस्टिक रीजन ऑन द बेसिस ऑफ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन फ्लोरल रीजन, सिर्फ हम, ठीक है, फ्लोरा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फॉनिस्ट और फ्लोरिस्ट एग्री दैट ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट एज ए होल इज ए डिस्टिंक्ट बायोजियोग्राफिकल एंटिटी। फ्लोरिस्ट और फॉनिस्ट दोनों मानते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो प्लांट हैं जो कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और कहीं पे नहीं पाए जाते हैं। फिर है केप फ्लोरल रीजन, ये फ्लोरल किंगडम है डेवलप इन द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका, where plants having bulbs and tubers have developed and these represent the typical plant species of floral kingdom। फिर है अंटार्कटिका, अंटार्कटिक में अलग तरह के हैं, हमें भी पता है कि अलग तरह के ग्रासेस हैं, मौसम जो बहुत सब कम समय के लिए उगते हैं फिर खत्म हो जाते हैं, ठीक है, वो अंटार्कटिका में, पैटागोनिया में, सदर्न चिली में मिलता है। फिर है पैलियो ट्रॉपिकल फ्लोरल रीजन्स, इसमें पूरा आ गया अपना अफ्रीका, साउथ वेस्ट एशिया आ गया, साउथ एशिया आ गया, साउथ ईस्ट एशिया आ गया, सदर्न मिडिल पार्ट ऑफ चाइना आ गया, ठीक है। तो यहाँ इस बाद में इसको हम इंडो मलेशियन और पोलिनेशियन ये सब भी डिवाइड करते हैं। न्यू ट्रॉपिकल फ्लोरल रीजन हो गया, ठीक है, होल ऑफ साउथ अमेरिका एक्सेप्ट सदर्न चिली और पैटागोनिया, जो कि हमारा अंटार्कटिक में कवर हुआ है। फिर बोरियल में आ गया पूरा अपना नॉर्दर्न अमेरिका, मिडिल अमेरिका, ग्रीनलैंड, पूरा यूरोप, नॉर्दर्न एशिया और आर्कटिक रीजन, ठीक है। अब हम फॉनल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जब जानवरों की कंसर्न, तो पहली बार अटेम्प्ट किया गया था, अर्ली अटेम्प्ट जे पी कार्डो द्वारा 1826 में और डब्ल्यू स्विंसन द्वारा 1844, जिन्होंने कि फौना को 6 मेजर रीजन्स में डिवाइड किया कि नॉर्दर्न अमेरिकन रीजन, यूरोपियन रीजन, एशियन रीजन, साउथ अमेरिकन रीजन, अफ्रीकन रीजन, ऑस्ट्रेलियन रीजन, ठीक है। उसके बाद फिलिप स्केलेटर आए और एल्फ्रेड रसल आए, उन्होंने फिर से डिवाइड किया कि नहीं भाई और भी होना चाहिए। उन्होंने पहले आर्कटिक जो चल रहा था उसके हिसाब से डिवाइड किया, ओरिएंटल, अफ्रीकन, ठीक है। उसके बाद ए आर वालेस ने भी अपना सिक्स जो फॉनल रीजन था उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, ए आर वालेस ने, ये मोस्टली फेमस भी है आज के डेट में। तो पहले आर्कटिक फॉनल रीजन्स, इसमें यूरोप और मिडिल और नॉर्थ एशिया की बात की गई, ठीक है। इसमें 5 रीजन है, जैसे टुंड्रा हो गया, टेम्परेट हो गया, कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन हो गया, टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन हो गया,
डेसिडियस फॉरेस्ट रीजन हो गया, डेजर्ट रीजन हो गया, मतलब कोल्ड डेजर्ट रीजन खासकर। फिर नियार्कटिक फॉनल रीजन्स हो गया, तो इसमें जियोग्राफिकल टेरिटरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड की बात की गई। ठीक है, बात की गई कि देयर इज मच सिमिलरिटी बिटवीन पैलियार्कटिक एंड नियार्कटिक फॉनल रीजन्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि बोथ रीजन्स वर कनेक्टेड थ्रू द बेरिंग लैंड ब्रिज ड्यूरिंग द टर्सरी पीरियड विच एनेबल देम टू फ्री एक्सचेंज एंड माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो बेरिंग कौन सा रीजन है? तो अगर आप मैप देखेंगे तो ये है हमारा मैप। ठीक है, यहाँ पे है ये रसिया, ठीक है, इधर ये चाइना आ गया, ठीक है, यहाँ पे इंडिया आ गया। तो ये जो रसिया है और ये अमेरिका है, ठीक है, ये ऐसे अमेरिका है, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हो गए, ये अपना नॉर्थ अमेरिका है, ये यूएसए हो गया, ये कनाडा हो गया, ये अलास्का रीजन है। तो एक समय में क्या हुआ था, टर्सरी पीरियड में ये कनेक्टेड थे। ठीक है, ठीक है, लैंड ब्रिज। तो यहाँ से बहुत सारे स्पीसीज का जो फौना थे, जो जानवर थे, उन्होंने माइग्रेट किया इधर से उधर किया। ठीक है, उसके कारण क्या हुआ, माइग्रेशन के कारण क्या हुआ कि इनके और इनके जानवरों के बीच में बहुत सारी सिमिलरिटी दिखी, क्योंकि जीन पूल एक्सचेंज हुआ। ठीक है, फिर ये ओरिएंटल फॉनल रीजन, तो इसमें कौन कौन से आ गए, साउथ ईस्ट एशिया आ गया, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया आ गया, जैसे हिमालयस, तिब्बतन प्लेटूज हो गए, चाइनीज माउंटेनस रीजन्स हो गए। ठीक है, ये ट्रांजिशन जो है किसके बीच में, पैलियार्कटिक और ओरिएंटल। ठीक है, ठीक है, और जैसे कि जो ये हिमालय से तिब्बतन प्लाटू चाइनीज माउंटेन रीजन्स हो गया, ये ट्रांजिशनल जोन है किसके बीच में, पैलियार्कटिक और ओरिएंटल फॉनल रीजन्स के बीच में। ठीक है, होल ऑफ दिस फॉनल रीजन्स कम्स अंडर ट्रॉपिकल रीजन, हेंस एसोसिएटेड विद इथोपियन फॉनल रीजन। उसके बाद इथोपियन, तो ये रीजन हो गया मेनली पूरा अपना अफ्रीका। ठीक है, साउथ ऑफ सहारा के बीच में। ठीक है, उसके बाद है वेस्टर्न अरेबिया, तो ये सब रीजन इसमें सारे आ रहे हैं, तो ये सारे रीजन इसमें आ रहे हैं। ठीक है, कि इसमें जैसे डेजर्ट है, सवाना रीजन है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन फॉनल रीजन्स, इसमें अपना आ गया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये तो अलग ही है, न्यू गिनिया, सोलोमन, समोआ, ये सब आइलैंड्स हैं, ये पूरा अपना ऑस्ट्रेलिया का अलग से फॉनल था। फिर है न्यू आर्कटिक फॉनल रीजन्स, तो इसमें आ गए होल ऑफ साउथ अमेरिका, जो कि ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट था। ठीक है, वो फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 नेम्स, टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन, डेजर्ट रीजन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन। ठीक है, वहाँ भी कोल्ड डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है, टेम्परेट ग्रासलैंड भी है वहाँ पे। ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड अपना पूरा ये अर्जेंटीना में पम्पास वाला रीजन। ठीक है, रेन फॉरेस्ट अपना हो गया टोटल अमेजन वाला रीजन, तो ये भी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा है, ये तो हो गया डन डन, कंजर्वेशन इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो है रीजन विथ हाई लेवल्स ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, सिग्निफिकेंट हैबिटाट्स, लॉज आइडेंटिफाइड एज क्रिटिकल। ठीक है, एरियाज फॉर कंजर्वेशन इन्वेस्टमेंट, वेस्टर्न घाट है, इंडो बर्मा, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, एंडेमिज्म, तो एंडेमिज्म क्या है, स्पीसीज यूनिक है उस डिफाइंड ज्योग्राफी में, उसको एंडेमिज्म बोलते हैं। ठीक है, हाई एंडेमिज्म इज क्री क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग कंजर्वेशन प्रायोरिटीज। हाई एंडेमिज्म मतलब इतना ज़्यादा एंडेमिज्म मतलब कि वो एकदम फिक्स है कि हाँ भाई इसी एरिया में बस मिलता है, ना इधर मिलेगा, ना इधर मिलेगा, ना इधर मिलेगा। तो इसके तो रिस्क ज़्यादा है ना एक्सटिंक्ट होने का, कि यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गया तो इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं है, तो यह दिक्कत है। तो वही बात की जा रही है, जैसे अभी हमारे यहाँ समस्या क्या है, इंडिया कॉन्टेक्स्ट में लेकर, तो हमारा गिर फॉरेस्ट है, गिर फॉरेस्ट में कौन है, तो एशियाटिक लैंड। ठीक है, तो वहाँ पे वो पॉपुलेशन हो गई है कि बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अब जो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है उस रीजन की, उससे ज़्यादा वहाँ पे लैंड है लग। ठीक है, क्योंकि लैंड एक टेरिटोरियल एनिमल है, तो उसको बड़ा सा एरिया चाहिए। अब समस्या क्या हो गई कि उसके कारण, अब बढ़ने का संख्या के कारण ये अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनके अंदर डिजीज भी बहुत सारे हो रहे हैं, जिसके कारण वो मर भी रहे हैं कई सारे। ठीक है, हर साल आती है न्यूज़, आप देखेंगे कि कुछ कुछ मरते हैं। अब बात ये हो रही है कि उसको भाई वैसा रीजन और भी इंडिया में है, क्लाइमेटिक एरिया, जहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, या फिर जहाँ पे शेर शेर जो है हमारे रह सकते हैं। ठीक है, तो लैंड हमारे रह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि भाई बात हो रहा है कि जैसे चीता लाए ना हम, तो वो तो दूसरे जगह से लाए, तो इसको भी दूसरे स्टेट में कर दो, और उसके हिसाब से पॉलिटिक्स होती है कि नहीं भाई नहीं हो। लेकिन दिक्कत क्या है कि कोई ऐसी बीमारी आ जाए तो ये तो सारे खत्म, सारे स्टेट प्लान गायब हो जाएंगे वहाँ से। अगर ये दूसरे स्टेट में है, सपोज और गिर में कुछ आता है, तो यहाँ तो बच गए, इसी यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पर यहाँ कुछ, सपोज यहाँ कुछ हो गया तो यहाँ वाला मर गया, तो यहाँ से फिर इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि, ठीक है, तो वो कंजर्वेशन प्रायोरिटी ऐसी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जब से जो गिर के एशियाटिक लॉन है, ये क्या है, हाई एंडेमिज्म कैटेगरी में है।
ठीक है, फिर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की बात की जाती है कि प्रोटेक्टेड एरिया जो हमारे हैं वो बायोजियोग्राफिक प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। ठीक है, कि ताकि डाइवर्स इकोसिस्टम का रिप्रेजेंटेशन और स्पीसीज का सही से हो। फिर है क्लाइमेट चेंज स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन है कि क्लाइमेट चेंज कैसे फोर्स करता है स्पीसीज को शिफ्ट करने के लिए अपने रेंज को। जैसे कि बहुत सारे ना स्लोली स्लोली अब जो स्पीसीज हैं वो नॉर्थवर्ड माइग्रेट कर रहे हैं। क्यों? कि टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से। ठीक है, पोल्स की तरफ पोलवार्ड माइग्रेट कर रहे हैं। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि पूरा वो स्पीसीज का पूरा इकोसिस्टम बदल रहा है। ठीक है, एक्सटेंशन जो नहीं कर पाएगा एक्सटेंट हो जा रहा है, क्योंकि वो अडेप्ट करना चाह रहे हैं तो अडेप्ट नहीं कर पा रहे, तो माइग्रेट कर रहे हैं तो समस्याएं आ रही हैं। उसमें कई सारे एक्सटेंट हो जा रहे हैं, या फिर जगह नहीं है माइग्रेट करने की, तो और भी अलग तरह के चैलेंज है। तो उसमें कंजर्वेशन का भी चैलेंज है, तो उसमें क्लाइमेट चेंज के कारण मैंने हो रहा है। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी। आई थिंक वी आर डन विथ टॉपिक बायोजियोग्राफिकल प्रोविंसेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो वो याद रखेंगे 8 नाम, फ्लोरिस्टेशन, ये सारी चीज़ें, साइंटिस्ट के नाम, वैलिस लाइन याद रखेंगे। ठीक है, वेबर्स लाइन याद रखेंगे। तो ये सब सवाल इस पे ही आते हैं। ठीक है, तो थैंक यू अगर आप यहाँ तक आए हैं। होप सो कि पसंद आया होगा आपको। ठीक है, ऑडियो की समस्याएं हो सकती थोड़ी बहुत हो, प्लीज़ बेयर विथ मी। हेडफोन यूज कर लें थोड़े दिन के लिए। ठीक है, टाइम टू ब्रिंग थिंग्स कि उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सके ऑडियो में। ठीक है, और अभी जितने रिसोर्सेज है उसमें मैं बेस्ट अपना कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि चीज़ें हो सकें। ओके, और यहाँ टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे क्वेश्चंस मैं डालते रहता हूँ, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर। ओके।